नमस्कार, मैं प्रताप राजपुरोहित उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने कॉमर्स के सेकंड पेपर में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग लेखांकन का परिचय का डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं उसको, लेखांकन की आधारभूत शब्दावली। लेखांकन की आधारभूत शब्दावली। आधारभूत शब्दावली बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स पढ़ने के लिए लेखांकन का इतिहास पढ़ने के बाद में लेखांकन की आधारभूत शब्दावली का हमें ज्ञान होना जरूरी है। लेखांकन की आधारभूत शब्दावली में सबसे पहले अपन बात करते हैं पूंजी, कैपिटल। दूसरी महत्वपूर्ण आधारभूत शब्दावली है आहरण, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉविंग्स। तीसरी महत्वपूर्ण शब्दावली है माल, जिसको हम बोलते हैं गुड्स। चौथी महत्वपूर्ण शब्दावली है संपत्तियां। संपत्तियों को परिसंपत्तियां भी बोलते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संपत्तियां और परिसंपत्तियां एक ही बात होती है। इंग्लिश में एक ही वर्ड है इनके लिए, एसेट्स। तो लेखांकन की आधारभूत शब्दावली में सबसे पहली जो शब्दावली है और इंपॉर्टेंट जो आपकी शब्दावली है उसका नाम है आपकी पूंजी, कैपिटल। कैपिटल की जब हम बात करें तो कैपिटल क्या चीज होती है? एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो सबसे पहले उसे बिजनेस सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत पड़ती है। तो व्यापारी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन या व्यापारी द्वारा व्यापार में विनियोजित धन पूंजी कहलाता है। और वो विनियोजित धन खुद का होना चाहिए, सेल्फ का होना चाहिए, यानी सेल्फ मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। खुद का पैसा बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में लगाना पूंजी कहलाता है। फर्स्ट आपकी शब्दावली है कैपिटल। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपकी शब्दावली है आहरण, जिसको हम इंग्लिश में ड्रॉविंग्स बोलते हैं। आहरण या ड्रॉविंग्स। बिजनेसमैन एक सामाजिक व्यक्ति है, उसे समाज के, अपने परिवार के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के कार्य में भी, किसी भी शुभ कार्य में शामिल होने के लिए जाना पड़ता है। और जब बिजनेस अपना खुद का घर का होता है तो हम पैसे या कुछ सामान लेकर के जाएं तो अपने बिजनेस से लेकर जाएंगे। तो बिजनेसमैन के द्वारा अपने लिए या अपने परिवार के लिए या दोस्तों के लिए बिजनेस से माल या पैसा निकालना आहरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, दो शब्द बोले हैं मैंने। नंबर 1 माल, जिसको अपन बोलते हैं गुड्स। दूसरा शब्द है कैश। बिजनेसमैन के द्वारा अपने बिजनेस से कैश और गुड्स किसके लिए? खुद के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए बिजनेस से निकालना आहरण कहलाता है और इंग्लिश में इसे ड्रॉविंग्स बोलते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण आपकी शब्दावली है माल, जिसको हम बोलते हैं गुड्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। गुड्स की जब हम बात करें तो एक बिजनेसमैन के लिए गुड्स क्या चीज होती है, आगे हम जब पढ़ेंगे संपत्तियां तो थोड़ा ये रहता है कि भाई संपत्ति को, गुड्स को किस तरह से अपन, इसलिए ध्यान से समझना जरूरी है।
मान लेते हैं कि रोहित एक बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस है व्हाइट बोर्ड का। वो व्हाइट बोर्ड मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है। इसका मतलब उसका प्रोडक्शन का काम क्या है, व्हाइट बोर्ड का है। तो व्हाइट बोर्ड उसके लिए क्या है, माल है। एक बिजनेसमैन है जिसकी काम है मार्कर का, मार्कर पेन बनाता है, तो मार्कर पेन वो परचेज या तो प्रिपेयर करेगा, उसके बाद में सेल करेगा, तो उसके लिए गुड्स क्या है, वो मार्कर पेन है। अगर कोई बिजनेसमैन क्लोथ्स का काम, जिसके किसी टी शर्ट का, शर्ट का, इस तरह का क्लोथ्स का कोई काम है, तो वो क्लोथ्स परचेज करता है और सेल करता है, तो उस बिजनेसमैन के लिए माल क्या चीज़ हो गई, क्लोथ्स हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बिजनेसमैन जिस भी वस्तु का क्रय विक्रय करता है उसको हम माल या गुड्स कहते हैं। बिजनेसमैन के द्वारा जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसको माल या गुड्स कहा जाता है। ठीक है, ये तीसरी हमारी महत्वपूर्ण शब्दावली थी। चौथी हमारी शब्दावली है संपत्तियां। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये संपत्तियां, जिसको परिसंपत्तियां भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, असेट्स। बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या तो रेंट पे बिल्डिंग लेनी पड़ती है या फिर उसे खुद की बिल्डिंग बनानी पड़ती है। बिल्डिंग बनाने के बाद में अगर उसका काम मैन्युफैक्चरिंग का है तो उसको उसके अंदर फर्नीचर भी सेट करना पड़ता है। उसके बाद में उसको मशीनरी भी लगानी पड़ती है। फिर उसको डेकोरम करने के लिए लाइटिंग है, फर्नीचर है, फिटिंग्स है, ये सारे पैसे एक्सपेंस करने पड़ते हैं। तो एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसे बहुत सारी लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देने वाली चीज़ें खरीदनी पड़ती है, वस्तुएं खरीदनी पड़ती है। वो सारी की सारी आपकी संपत्तियां, परिसंपत्तियां या असेट्स के अंदर इंक्लूड होती है। यानी मैं ये कहूं कि वे सभी वस्तुएं जिनको क्रय विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता है, संपत्तियां कहलाती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहूं तो वे वस्तुएं जिनका लाभ लंबे समय तक मिलता है उन्हें हम संपत्तियां या परिसंपत्तियां कहते हैं। संपत्तियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है, और भी इसके एक दो प्रकार है, अपन इसके डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले अपन बात करते हैं संपत्तियों के प्रकार की। तो पहला इसका जो संपत्तियों का प्रकार है वो आपका है चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियां जिनको इंग्लिश में हम करंट असेट्स बोलते हैं, करंट असेट्स। दूसरी हमारी जो संपत्ति है वो है स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां जिनको हम फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं, फिक्स्ड असेट्स। चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियां यानी करंट असेट्स, ऐसी संपत्तियां जिनको एक वर्ष के भीतर भीतर नगद में परिवर्तित किया जा सके, चालू संपत्तियां कहलाती है। ऐसी संपत्तियां जिनको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट किया जा सके, वो चालू संपत्तियां होती है। जैसे कैश, कैश एट बैंक, बीआर, डेटर, स्टॉक, ये सारी की सारी चालू संपत्तियों के अंदर आती है। विद इन 1 ईयर का मतलब होता है अल्पकालीन, इनको शॉर्ट टर्म असेट्स भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब अल्पकालीन, और अल्पकालीन एक बिजनेस के लिए 1 वर्ष की जो अवधि है उसको अल्पकालीन माना जाता है। तो जो चालू संपत्तियां हैं, हमारी करंट असेट्स है, उनको हम अल्पकालीन संपत्तियां यानी शॉर्ट टर्म असेट्स भी बोल सकते हैं। दूसरी हमारी संपत्तियों का जो प्रकार है वो है स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड असेट्स। यानी ऐसी संपत्तियां जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है, लंबी अवधि तक मिलता है, उन्हें हम स्थायी संपत्तियां कहते हैं। ऐसी संपत्तियां जिनका फायदा दीर्घ अवधि तक यानी मोर देन 1 ईयर तक मिलता है, उसको हम स्थायी संपत्तियां बोलते हैं।
स्थायी संपत्तियां हैं, इनको पुनः दो भागों में बांटा गया है। स्थायी संपत्तियां जो दूसरा प्रकार है हमारे असेट्स का, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला दृश्य स्थायी संपत्तियां, जिसको हम बोलते हैं टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, दृश्य संपत्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। दूसरा जो स्थायी संपत्तियों का प्रकार है वो है अदृश्य स्थायी संपत्तियां, अदृश्य स्थायी संपत्तियां। इनको बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। तो स्थायी संपत्तियों के दो भाग हैं। पहला दृश्य स्थायी संपत्तियां, जिसका दूसरा नाम मूर्त स्थायी संपत्तियां भी है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। और दूसरी हमारी जो स्थायी संपत्तियां हैं उसका नाम है अदृश्य स्थायी संपत्तियां या अमूर्त स्थायी संपत्तियां, जिनको इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है और 2012 के जो आरपीएससी का एग्जाम था उसमें इसका क्वेश्चन भी आया था। तो दृश्य जो स्थायी संपत्तियां हैं इसके नाम से क्लियर है, यानी ऐसी स्थायी संपत्तियां जिनको देखा व छुआ जा सके दृश्य स्थायी संपत्तियां कहलाती है। यानी ऐसी संपत्तियां जिनको देखा व छुआ जा सके, जिनको अपन देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वे सारी की सारी संपत्तियां किस में शामिल होती है? दृश्य स्थायी संपत्तियों में शामिल होती है। तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है उसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो वो दृश्य स्थायी संपत्ति के अंदर इंक्लूड होती है। फर्नीचर है उसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो दृश्य स्थायी संपत्तियों में इंक्लूड करेंगे। यानी वे सारी संपत्तियां जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वे दृश्य स्थायी संपत्तियों में शामिल की जाती हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इन सबको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरी हमारी अदृश्य स्थायी संपत्तियां। अदृश्य स्थायी संपत्तियां जिनको हम देख भी नहीं सकते, जिनको देखा वह छुआ नहीं जा सकता, जिनको देखा वह छुआ नहीं जा सकता है, वे अदृश्य स्थायी संपत्तियां कहलाती है। इसके एग्जाम्पल बड़े महत्वपूर्ण हैं। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, ये अदृश्य स्थायी संपत्तियों के उदाहरण हैं। एक बार वापस रिपीट करना हो, ध्यान से सुनना। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और लाइसेंस, ये अदृश्य स्थायी संपत्तियों के एग्जाम्पल है। जो मैं बात कर रहा था कि आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था, एक पेटेंट वर्ड दिया था और कुछ दृश्य संपत्तियों को साथ में दे दिया गया था और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से अदृश्य संपत्ति कौन सी है। तो अदृश्य संपत्ति उसमें पेटेंट राइट आंसर था हमारा। तो इसलिए आपको दृश्य और अदृश्य संपत्तियों को ध्यान से समझना है। स्थायी संपत्तियों में से कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो दृश्य संपत्तियां और अदृश्य संपत्तियां ये स्थायी संपत्तियों के प्रकार में शामिल थी। तो हमने अभी तक हमने संपत्तियों के दो प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला चालू संपत्तियां, दूसरा स्थायी संपत्तियां। और स्थायी संपत्तियों के दो प्रकार है, दृश्य संपत्तियां और अदृश्य संपत्तियां। और दृश्य संपत्तियां जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, मशीन है। और अदृश्य संपत्तियां जिनको हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, लाइसेंस है, ये हमारी अदृश्य संपत्तियों के अंदर इंक्लूड होती है।
तीसरे प्रकार की जो हमारी संपत्ति है वो है काल्पनिक संपत्तियां। काल्पनिक संपत्तियां, काल्पनिक संपत्तियां जिनको कृत्रिम संपत्ति भी बोलते हैं, काल्पनिक संपत्तियां या कृत्रिम संपत्तियां, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स, काल्पनिक संपत्तियां। और चौथा संपत्तियों का जो प्रकार है वो है क्षयी संपत्तियां, वेस्टिंग असेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, क्षयी संपत्तियां। पहले हम बात कर रहे हैं काल्पनिक संपत्तियों की या कृत्रिम संपत्तियों की। काल्पनिक संपत्तियां वैसे तो कोई संपत्तियां नहीं होती है, ये बहुत ज्यादा राशि में हुए हुए खर्चे होते हैं या हानियां होती हैं, जिनको एक साथ लाभ हानि खाते से अपलिखित न किया जाकर धीरे धीरे इन्हें P&L से अपलिखित किया जाता है। जैसे स्पेशल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज, विशेष विज्ञापन व्यय। अगर कोई बहुत बड़ा शोरूम है, उसका ओपनिंग सेरेमनी है और किसी स्टार या एक्टर या एक्ट्रेस को उसके ओपनिंग के लिए बुलाया गया है और उसके लिए बहुत सारे पैसे एक्सपेंस किए हैं, तो उस अमाउंट को धीरे धीरे P&L से फिर अपलिखित किया जाता है और जितनी राशि P&L से राइट ऑफ करते हैं उससे जो रिमेनिंग होती है उसको एसेट्स मान लिया जाता है, और वो एसेट्स होती है आपकी काल्पनिक संपत्तियां, फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आती है। या लॉस ऑन सेल ऑफ डिबेंचर है, तो इस तरह की जो एसेट्स है उनको अपन काल्पनिक संपत्तियों में या फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्षयी संपत्तियां, वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी भी व्यवसायी द्वारा यूज किया जाता है तो वो धीरे धीरे क्या है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, उनको अपन वेस्टिंग एसेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे तेल के कुएं हैं, आपका कोल है, आपका गोल्ड है, आपकी खाने हैं, ये सारी की सारी वेस्टिंग एसेट्स के अंदर इंक्लूड होती है। तो इस तरह से अपन ने संपत्तियों के 4 प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला चालू संपत्तियां, दूसरा स्थायी संपत्तियां, और स्थायी संपत्तियों के हमने फिर 2 प्रकार पढ़े हैं। नंबर 1 दृश्य स्थायी संपत्तियां और अदृश्य स्थायी संपत्तियां, और तीसरी संपत्ति का जो प्रकार है वो हमारा है काल्पनिक संपत्ति, और चौथा है क्षयी संपत्तियां। इस तरह से संपत्तियों का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन पढ़ रहे हैं। चौथी आपकी इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है दायित्व। दायित्व है जिसको अपन लायबिलिटी बोलते हैं, लायबिलिटी। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसे अन्य व्यक्तियों से जब वो ट्रांजैक्शन करता है, लेन देन करता है, तो कुछ उधार के ट्रांजैक्शन भी उसको करने पड़ते हैं। तो अगर बिजनेसमैन के द्वारा किसी से उधार लिया गया है तो इन फ्यूचर वापस पे करना पड़ेगा, जनरल सी बात है। और या किसी बैंक से लोन लिया गया है तो वो भी इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा। यानी बिजनेसमैन के द्वारा या व्यवसायी द्वारा अगर कोई उधार लिया जाता है या कर्जा लिया जाता है या लोन लिया जाता है तो वो बिजनेस के लिए दायित्व कहलाता है। अगर शॉर्ट में इसको मैं बोलूं तो उधार और लोन या कर्जा, अगर किसी से भी हमने उधार लिया है, कर्जा लिया है, तो इन फ्यूचर हमें उसको वापस लौटाना पड़ेगा, और वापस लौटाना पड़ेगा तो हमारा क्या है, दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इंग्लिश में अपन लायबिलिटी बोलते हैं। ऐसे दायित्व के थोड़ी सी अपन प्रकार पढ़ लेते हैं। दायित्व को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। बाहरी दायित्व है, आंतरिक दायित्व है, अल्पकालीन दायित्व है, दीर्घकालीन दायित्व है।
ज़्यादा डिटेल से इतना जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बाहरी दायित्व है, जिन बाहर के लोग हैं जिनको पेमेंट करना है। आंतरिक दायित्व है जो कैपिटल है या फिर आपकी कैपिटल है, या फिर कंपनी सेक्टर में बात करें तो शेयर कैपिटल है, वो आपके आंतरिक दायित्व में इंक्लूड होते हैं। अल्पकालीन दायित्व है और दीर्घकालीन दायित्व है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, अल्पकालीन दायित्व। अल्पकालीन दायित्व यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड सेकेंड दीर्घकालीन दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व दीर्घकालीन दायित्व जिसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अल्पकालीन दायित्व, अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टाइम, और शॉर्ट टाइम हमारे बिजनेस के लिए 1 ईयर, विदिन 1 ईयर, 1 वर्ष का माना जाता है। यानी ऐसे दायित्व या ऐसे उधारी या ऐसा कर्जा जिनका पेमेंट अपने को 1 साल के भीतर भीतर करना है, वो अल्पकालीन दायित्व के अंदर इंक्लूड करेंगे। और दीर्घकालीन दायित्व है ठीक इसका रिवर्स, यानी ऐसे दायित्व है जिनका पेमेंट 1 साल के बाद, मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद में करना है, उनको अपन दीर्घकालीन दायित्व के अंदर इंक्लूड करते हैं। अल्पकालीन दायित्व की एग्जांपल की मैं बात करूं तो क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, या शॉर्ट टर्म आपका कोई लोन है, तो उसको अपन अल्पकालीन दायित्व में इंक्लूड कर सकते हैं। और दीर्घकालीन दायित्व है, मॉर्गेज लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, जिनको आपको मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद में पेमेंट करना है, उनको अपन दीर्घकालीन दायित्व में इंक्लूड करते हैं। तो 4 महत्वपूर्ण टर्म्स हमने अभी तक पढ़ ली है। नंबर फर्स्ट कैपिटल, नंबर सेकंड आपका ड्रॉविंग्स, नंबर थर्ड गुड्स, और नंबर 4 एसेट्स, और नंबर 5 आ गई आपकी लायबिलिटी। ये 5 महत्वपूर्ण टर्म्स हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टर्म्स जो है आपकी क्रय। जिसको अपन परचेज बोलते हैं। नेक्स्ट ये 4 टर्म्स अपन एक साथ में ही कंप्लीट कर लेते हैं। विक्रय जिसको अपन सेल्स बोलते हैं, क्रय वापसी जिसको परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बोलते हैं, विक्रय वापसी, विक्रय वापसी जिसको सेल्स रिटर्न हम कहते हैं। सबसे पहले एक बात करें अपन क्रय। अभी हमने एक टर्म्स पढ़ी थी माल, गुड्स। गुड्स की बात की थी कि व्यापारी जिस वस्तु का क्रय विक्रय करता है उसको अपन गुड्स बोलते हैं, माल बोलते हैं। और उस गुड्स में परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न टर्म्स सारी की सारी आती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रय, परचेज। एक अगर मेरे घर के परचेज के, मेरे खुद के पहनने के लिए मैं अगर कहीं से कोई शर्ट खरीदता हूं तो क्या वो परचेज कहलाएगा? नहीं। अगर मैं खुद के यूज के लिए अगर कोई चीज मैं परचेज कर रहा हूं तो खरीद रहा हूं तो वो परचेज में इंक्लूड नहीं होता। अपन बात कर रहे हैं बिजनेसमैन की, जो भी बात होगी बिजनेस की बात होगी। तो बिजनेसमैन क्या करता है, अगर बिजनेस के लिए कोई चीज खरीद रहा है और उस खरीदी हुई चीज को वापस क्या करेगा, बेचेगा। यानी ऑब्जेक्ट क्या है साथ में, बेचने का उद्देश्य है। यानी बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्रय कहलाता है।
यानी ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बेचना होना चाहिए। अपने घर के यूज के लिए कोई चीज परचेज करते हो, आप ले लेते हो, खरीद लेते हो, तो उसको अपन परचेज या क्रय में इंक्लूड नहीं करेंगे। बिजनेस में परचेज किसको बोलेंगे, बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल हमारा क्रय कहलाता है, राइट। नेक्स्ट आपकी टर्म्स है विक्रय, सेल्स। जो हमने बेचने के उद्देश्य से माल खरीदा है, उसको जितने में खरीदा है उतने में तो बेचेंगे नहीं। बिजनेसमैन इतना भोला नहीं होता है, उसको प्रॉफिट अर्न करना है, और प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके अंदर क्या करेगा, वो खरीदे गए माल में प्रॉफिट प्लस कर देगा। यानी खरीदे गए माल में जो उसने क्रय किया है, क्रय किए गए माल में प्लस क्या कर देगा, प्रॉफिट। यानी बिजनेसमैन के द्वारा खरीदे गए माल में प्रॉफिट जोड़ करके तीसरे पक्ष को या ग्राहक को स्थानांतरित कर देना विक्रय कहलाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका क्रय और विक्रय। तीसरी महत्वपूर्ण टर्म्स आपकी क्रय वापसी या परचेज रिटर्न। इसको इंग्लिश में रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ध्यान रखना आपको। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। कई बार अपने को रिटर्न आउटवर्ड ही वर्ड मिल जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना आपको, क्रय वापसी को ही रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। क्रय वापसी का मीनिंग ये है कि बिजनेसमैन ने जो माल खरीदा है, किस उद्देश्य के लिए खरीदा था, बेचने के लिए, अगर वो किसी कारणवश खराब आ गया है, या जितनी क्वांटिटी में नहीं मंगाया था उससे कम या ज्यादा आ गया है, या जिस डिजाइन का आपने मंगाया था उस डिजाइन का नहीं है, या जिस क्वालिटी का बिजनेसमैन ने माल खरीदना चाहा था उस क्वालिटी का नहीं है, ऐसे बहुत सारे वेरियस रीजन इसके हो सकते हैं। तो खरीदे गए माल को बिजनेसमैन के द्वारा वापस लौटा देना, व्यापारी द्वारा खरीदे गए माल को वापस लौटा देना, वो किसी भी कारणवश हो सकता है, क्रय वापसी, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है। ठीक है, क्लियर। चौथा आपका विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न, जिसे रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। बिजनेसमैन क्या करता है, माल को खरीदता है, खरीदने के बाद में उसमें प्रॉफिट जोड़ता है और ग्राहक को सेल कर देता है, विक्रय कर देता है। अब ग्राहक को वो गुड्स मान लो पसंद नहीं आए, वो कोई भी रीजन हो सकता है, ग्राहक वापस आकर के बिजनेसमैन को गुड्स दे सकता है। तो यानी ग्राहक द्वारा व्यापारी को माल वापस लौटाना विक्रय वापसी कहलाता है। ग्राहक द्वारा व्यापारी को माल वापस लौटा देना विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहलाता है। ये हमारी टर्म्स थी, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, चारों महत्वपूर्ण टर्म्स थी। नेक्स्ट टर्म्स की बात करते हैं अपन। वे लेखांकन के आधारभूत शब्दावली में 10 नंबर अपन जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है वे एक्सपेंसेज। व्यापारी जब व्यापार करता है तो उसे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर वो उसका काम उत्पादन का है, प्रोडक्शन का है, तो भी एक्सपेंसेज होते हैं। अगर उसका काम केवल सर्विस का है, जैसे कि कहीं से परचेज किया, उसमें प्रॉफिट प्लस किया और सेल कर दिया, तो भी उसके बहुत सारे एक्सपेंसेज होते हैं। तो इनकम अर्न करने के लिए, आय प्राप्त करने के लिए जो भी खर्चा किया गया या खर्च की गई राशि वे कहलाती है। आय अर्जित करने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसको अपन वे या एक्सपेंसेस कहते हैं। वे को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। वे को अपन दो भागों में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष वे। प्रत्यक्ष वे जिसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष वे जिनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेज जो माल को उत्पादित या सेवा देने से सीधे संबंधित होते हैं उनको अपन प्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं। ऐसे व्यय जो माल के उत्पादन से सीधे संबंधित होते हैं उनको अपन प्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर अन्य शब्दों में मैं अगर बात करूं तो माल के क्रय स्थल से लेकर के व्यापारी के गोदाम तक लाने में, माल को लाने में जो खर्चे होते हैं सारे के सारे प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे वेजेस है, फ्रेट है, ऑक्ट्रॉय है, इंपोर्ट ड्यूटी है, ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं। सेकंड आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो माल के उत्पादन से डायरेक्ट संबंधित नहीं होते हैं, सीधे संबंधित नहीं होते हैं, उनको अपन अप्रत्यक्ष व्यय या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये अपन ने 10 महत्वपूर्ण टर्म्स आधारभूत लेखांकन की शब्दावली पढ़ी थी। शॉर्ट में एक बार वापस इनको अपन रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी लेखांकन के आधारभूत शब्दावली, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले थी कैपिटल, पूंजी, खुद का पैसा व्यापार में लगाना पूंजी कहलाता है। नंबर सेकंड आहर, ड्रॉविंग्स, गुड्स और कैश अपने लिए, अपने परिवार के लिए बिजनेस से लेना ड्रॉविंग कहलाता है। माल, गुड्स, जिस भी वस्तु का व्यापारी क्रय विक्रय करता है उसको अपन माल कहते हैं। संपत्तियां, जिनको अपन परिसंपत्तियां कहते हैं और इंग्लिश में इसको एसेट्स बोलते हैं, वे सभी वस्तुएं जिन पर व्यापारी का अधिकार होता है, जो लंबे समय तक काम आती है, जो हमारी प्रोडक्शन की इफिशियंसी को इंक्रीज करती है और लॉन्ग टर्म तक जिनका बेनिफिट मिलता है, वो संपत्तियों में आती है। और संपत्तियों के हमने प्रकार पढ़े थे, चालू संपत्तियां, वे संपत्तियां जिनका 1 साल तक बेनिफिट मिलता है या 1 साल के भीतर भीतर जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकते हैं, वो चालू संपत्तियां होती है। स्थायी संपत्तियां जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक मिलता है, वो स्थायी संपत्तियां होती है। उसके बाद हमने बात की थी स्थायी संपत्तियों के प्रकार की। स्थायी संपत्तियों में दृश्य और अदृश्य 2 तरह की संपत्तियां शामिल हो सकती है। जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो दृश्य संपत्तियां होती है, और जिनको देखा व छुआ नहीं जा सके वो अदृश्य संपत्तियां होती है। और नेक्स्ट हमने टर्म्स में देखा था काल्पनिक संपत्तियां, फिक्टिशियस एसेट्स, जो वास्तव में संपत्तियां नहीं होती है, बहुत ज्यादा राशि के खर्चे होते हैं, जैसे स्पेशल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज। और अक्षय संपत्तियां, वेस्टिंग एसेट्स, जो धीरे धीरे समाप्त होती है, वो अक्षय संपत्तियां। दायित्व, अगर कर्जा है या उधार ले रखा आपने तो आपका दायित्व कहलाता है बिजनेस को, क्योंकि फ्यूचर में आपको पेमेंट करना है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होते हैं। 1 साल के भीतर भीतर पे करना है वो तो शॉर्ट टर्म है, और 1 साल के बाद मोर देन 1 ईयर आपको पे करना वो आपके दीर्घकालीन दायित्व है। क्रय, बेचने के उद्देश्य से जो कुछ भी आपने खरीदा है वो क्रय कहलाता है। विक्रय, बेचे गए माल में प्रॉफिट जोड़ करके ग्राहक को ट्रांसफर कर देना आपका विक्रय कहलाता है। क्रय वापसी, खरीदा हुआ माल व्यापारी द्वारा वापस लौटाना क्रय वापसी कहलाता है। विक्रय वापसी, ग्राहक द्वारा व्यापारी को माल वापस लौटाना विक्रय वापसी कहलाता है। वे माल के उत्पादन में जो भी खर्चे होते हैं उनको वे कहते हैं, और वे 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। लेखांकन की बेसिक शब्दावली 10 शब्दावली हमने कर ली, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। 11वीं जो हमारी शब्दावली है वो है आपकी आय, इनकम। आय या इनकम। देखो जी, बिजनेस का मेन जो पर्पज होता है, मेन जो उद्देश्य होता है, वो इनकम अर्न करना ही होता है। एक बिजनेसमैन पूरे साल भर मेहनत करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर ट्रेडिंग करता है, और उसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो इनकम अर्न करना होता है कि पूरे साल भर के जो उन्होंने रिस्क लिया है तो उसका बेनिफिट कितना हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, उसको हम आय में इंक्लूड करते हैं। आय एक व्यवसाय की 2 तरह की होती है, पहली रेवेन्यू आयगत आय और दूसरी कैपिटल पूंजीगत आय। आय को फिर हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट आयगत आय, जिसको रेवेन्यू इनकम बोलते हैं हम। दूसरी जो होती है वो पूंजीगत आय,
कैपिटल रेवेन्यू जिसको बोलते हैं। आयगत आय का मतलब है कि व्यापारी का मेन जो उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या है। तो बेसिकली व्यापारी का मेन उद्देश्य होता है विक्रय करना, यानी सेल्स। तो सेल्स से जो इनकम रिसीव होती है उसको हम आयगत आय में इंक्लूड करते हैं। दूसरा, अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो उसको भी हम आयगत में इंक्लूड करते हैं। कमीशन है रेगुलर आपको मिल रहा है तो उसे भी हम आयगत आय में इंक्लूड करते हैं। यानी ऐसी आय जो लगातार, जो मेन पर्पज है हमारा, उसकी वजह से हो रही है, उसको अपन आयगत आय में इंक्लूड करते हैं। दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण आय है वो पूंजीगत आय। पूंजीगत आय का मतलब होता है कि हमारा वो रेगुलर इनकम नहीं है, नियमित कार्य नहीं है। जैसे कोई फिक्स असेट्स थी, हम रेगुलर उसको यूज कर रहे थे और अब लग रहा है कि उसकी जगह दूसरी हमें फिक्स्ड असेट्स एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तो उस फिक्स्ड असेट्स को हम सेल करते हैं और सेल करने से जो हमें इनकम हो जाती है, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो हमारी कैपिटल इनकम में इंक्लूड होती है। यानी जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है, उस उद्देश्य के अलावा जो इनकम आपको रिसीव होती है वो पूंजीगत आय में या कैपिटल रेवेन्यू में इंक्लूड करते हैं। तो क्लियर, आय हमारी दो तरह की होती है, पहला आयगत आय और दूसरा पूंजीगत आय। आयगत आय बेसिकली आपका सेल्स होती है और पूंजीगत आय जो रेगुलर कंटिन्यू नहीं होती है, जैसे स्थायी संपत्तियों को बेचने से अगर कोई आपको इनकम हुई है ना, तो उसको अपन पूंजीगत आय में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में अपन 12वीं जो टर्म्स है वो देखते हैं, डीटर। डीटर देनदार, देनदार जिसको अपन डीटर बोलते हैं। बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसे सेल्स करनी होती है और सेल्स जमाना या बिजनेस में इतना कंपटीशन होता है कि आपको नगद और उधार दोनों तरह की सेल्स करनी पड़ती है। नगद जब सेल्स की जाती है तो गुड्स कस्टमर को हम सप्लाई कर देते हैं और उसके बदले में कैश मिल जाता है, लफड़ा खत्म। लेकिन जब क्रेडिट सेल्स की जाती है, तो क्रेडिट सेल्स जब की जाती है तो जिन पर्सन्स को अपन क्रेडिट सेल्स करते हैं वो हमारे फर्म के लिए डीटर कहलाते हैं। यानी 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स की 2 अपन कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कैश सेल्स जिसको अपन नगद विक्रय बोलते हैं, दूसरा क्रेडिट सेल्स जिसको अपन उधार विक्रय कहते हैं। तो जब उधार विक्रय किया जाता है, क्रेडिट सेल्स जब की जाती है, तो वे पर्सन हमारे डीटर कहलाते हैं। अब अपन इसकी मीनिंग की ओर जाते हैं, यानी वे व्यक्ति या संस्थाएं जिनसे व्यवसाय को राशि प्राप्त होनी है, वे व्यक्ति या संस्थाएं जिनसे व्यवसाय को इन फ्यूचर राशि प्राप्त होनी है, व्यवसाय के लिए वे लोग डीटर या देनदार। प्राप्य बिल, प्राप्य बिल जिसको अपन बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। प्राप्य बिल या बिल्स रिसीवेबल। जब क्रेडिट सेल्स किया जाता है तब कुछ फर्म के पास इस तरह की व्यवस्था होती है। अपन यहाँ वापस आते हैं एक बार क्रेडिट सेल्स के पास। जब क्रेडिट सेल्स किया जाता है तो बिजनेसमैन एक तो बिना किसी प्रूफ के क्रेडिट सेल्स कर देता है, ऐसा लगता है कि ये कस्टमर टाइम पर पेमेंट दे देगा, कोई रिस्क वाली बात नहीं है। या बिजनेस में ऐसा सिस्टम है उनके कि जिन भी व्यक्तियों को क्रेडिट सेल्स करते हैं तो व्यवसायी बिल लिखता है, एक बिल लिखता है और उस बिल पर देनदार से सिग्नेचर करवा लेता है, उस पर सिग्नेचर करवा लेता है। तो वो जो बिल है, जब बिल लिखा जाता है तो बिल लिखता कौन है? जो बेचने वाला है या व्यवसायी है, माल का विक्रेता है, वो बिल लिखता है और उसको खरीदने वाला उसको स्वीकार कर लेता है, यानी उस पर सिग्नेचर कर देता है। तो वो हमारे बिल्स रिसीवेबल के अंदर इंक्लूड होता है। यानी होते ये भी हमारे एक तरह से डेटर है, लेकिन इनको बिल लिख दिया जाता है तो डेटर में से जो क्रेडिट सेल्स वाले इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो प्राप्य बिल होता है या बिल्स रिसीवेबल होता है, ये हमारी व्यवसाय की एक संपत्ति होती है,
संपत्ति की टर्म्स मैंने आपको बता दी थी। तो प्राप्य बिल भी एक संपत्ति है जो इन फ्यूचर में मिलेगी। बिल की एक ड्यू डेट होती है, एक टाइम होता है, 1 मंथ 2 मंथ, जैसा भी उनमें डिसाइडेड होता है, तो ये प्राप्य बिल के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट टर्म्स देख रहे हैं अपन 14, जिसका नाम है लेनदार, क्रेडिटर, क्रेडिटर या सप्लायर भी इनको बोल सकते हैं, आपूर्तिकर्ता। हमारे जो आपूर्तिकर्ता है, हमें बिजनेस को आपूर्ति करते हैं गुड्स की, आपूर्तिकर्ता हमारे जो सप्लायर्स हैं, लेनदार। और इसी के साथ हम ले लेते हैं दे बिल, दे बिल, जिसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल। जिसको हम बिल्स पेबल बोलते हैं। दे बिल, बिल्स पेबल। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन लेनदार की, क्रेडिटर्स। डेटर्स में हमने बात की थी कि वे व्यक्ति या संस्थाएं जिनसे व्यवसाय को राशि प्राप्त होनी है। ठीक इसका रिवर्स की बात करते हैं। वे व्यक्ति या संस्थाएं जिनको व्यवसाय राशि चुकाएगा, वे हमारे क्रेडिटर या लेनदार में इंक्लूड होते हैं। वे व्यक्ति या संस्थाएं जिनको व्यवसाय राशि भविष्य में चुकाएगा, वे हमारे लेनदार या क्रेडिटर, सप्लायर या आपूर्तिकर्ता में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी दे बिल, बिल्स पेबल। इसी में यही सिस्टम है कि अगर हम किसी से बिजनेसमैन, हम की जब मैं बात करूं इसका मतलब हम बिजनेसमैन हैं, अपने को बिजनेसमैन मानना है। जब तक अपन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में चल रहे हैं, तो अपने को खुद को क्या मानना है? बिजनेसमैन मानना है। तो बिजनेसमैन अगर कहीं से परचेज करने जा रहा है और वहां सामने वाला कहता है भाई हम आपको आपको क्रेडिट सेल कर तो देंगे, बट हम बिल लिखते हैं, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो व्यवसायी उस बिल को स्वीकार करता है वहां पे, और बिल स्वीकार करेगा तो इसका मतलब इन फ्यूचर उसको पेमेंट देना कंपलसरी हो गया। तो दे बिल का मतलब हमने किसी का बिल स्वीकार किया है और फ्यूचर में हमने, मतलब व्यवसायी ने बिल स्वीकार किया और फ्यूचर में पेमेंट उस व्यक्ति को हम देंगे, वो हमारा दे बिल या बिल्स पेबल के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये 4 हमारी महत्वपूर्ण टर्म्स, 5 हमारी महत्वपूर्ण टर्म्स हमने और की है। आय जो 2 तरह की होती है, आयगत और पूंजीगत। आयगत रेगुलर नेचर की होती है और पूंजीगत जो रेगुलर नेचर की नहीं होती है। देनदार, डीटर, वे व्यक्ति या संस्थाएं जिनसे फ्यूचर में व्यवसाय को राशि प्राप्त होगी। प्राप्य बिल उसी का पार्ट होते हैं जिनको अपन बिल लिख देते हैं और बिल के थ्रू जो राशि मिलेगी अपने को, वो प्राप्य बिल में कन्वर्ट हो जाती है। जो क्रेडिट सेल्स है उसमें एक डेटर में चले जाते हैं, एक प्राप्य बिल में चले जाते हैं। लेनदार वे व्यक्ति या संस्थाएं जिनको व्यवसाय भविष्य में भुगतान करेगा, राशि चुकाएगा, वो हमारे लेनदार में इंक्लूड होते हैं। दे बिल, बिल्स पेबल, जिनको हमें फ्यूचर में ऐसे बिल हमने स्वीकार किया है और भविष्य में उनको हम राशि चुकाएंगे, वे लोग हमारे दे बिल के अंदर इंक्लूड होते हैं। 16 नंबर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जिसको हम हिंदी में विनियोग बोलते हैं, विनियोग, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि व्यवसाय से पैसे कुछ बचा करके रखता है, जो भी इनकम अर्न करता है उसमें से कुछ पैसे बचाता है और बचा करके व्यवसाय से बाहर कहीं लगा देता है, इन्वेस्ट कर देता है, विनियोग कर देता है, वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाता है। जैसे किसी कंपनी के शेयर खरीद लेना, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लेना, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना, किसी को इंटरेस्ट पर दे देना। तो ये इन्वेस्टमेंट के मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं। इन्वेस्टमेंट आपका दोनों तरह का होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब व्यवसाय की इनकम को व्यवसाय से बाहर कहीं विनियोग कर देना, लगा देना, जिनसे निश्चित आय आपको मिलती रहेगी और वो अमाउंट भी आपकी सेफ रहेगी।
और हम किसी कंपनी के शेयर परचेज करके ऐसा कर सकते हैं, किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज करके ऐसा कर सकते हैं, हम किसी को इंटरेस्ट पर दे सकते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये आपका था इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आपकी टर्म्स है, नेक्स्ट टर्म्स तो नहीं कहूँगा मैं उसको, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। 17 और 18, एक तो डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट जिसे हिंदी में नामे या नाम, क्रेडिट जिसे जमा बोला जाता है। ये दोनों बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। हम जब नेक्स्ट क्लासेस में जनरल पढ़ेंगे तो उसके अंदर डेबिट करो, क्रेडिट करो, काफ़ी बार ऐसे आएगा। तो ये ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। जिनके बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं है वो ध्यान से समझना इस टर्म्स को, कि डेबिट और क्रेडिट दोनों जो वर्ड है वो अपन अकाउंटिंग के जो रूल पढ़ते हैं उसके अंदर यूज़ लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट शब्द कहाँ से आए हैं, पहले अपन इसकी बात करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट जो दोनों शब्द है वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। पहला जो डेबिट शब्द है वो डिबेरी से लिया गया है, लैटिन वर्ड है डिबेरी, एक लैटिन वर्ड है, वहां से ये डेबिट वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ऑव, यानी ऋणी होना, ऋणी होना। और दूसरा क्रेडिट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड क्रेडेरी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू बिलीव, विश्वास में लेना, सहमति होना। ये आपका क्रेडिट है। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये अपन ने देखा है कि डेबिट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड डिबेरी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ओवी, ऋणी होना। क्रेडिट वर्ड जो है वो क्रेडेरी से लिया गया है, लैटिन वर्ड क्रेडेरी है, जिसका मतलब होता है टू बिलीव, सहमत होना, विश्वास में लेना। इन दोनों लैटिन वर्ड से भी डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्लियर नहीं होता है। तो हमें हमारी पीछे वाली वीडियो की ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, हम एक अवधारणा पढ़ी थी, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्ष अवधारणा। हम उसका डिस्कस करेंगे। द्विपक्ष अवधारणा के अंदर हमने देखा था कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो इसी अवधारणा पर डिपेंड होती है, यानी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। तो यहां इसको अपन लेखांकन समीकरण को हम देखते हैं, साथ में इसको क्लियर कर लेते हैं लेखांकन समीकरण को ही। लेखांकन समीकरण, लेखांकन समीकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। लेखांकन समीकरण इस तरह से है, संपत्तियां जिनको परिसंपत्तियां भी बोला जाता है बराबर दायित्व प्लस पूंजी, संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। इंग्लिश में इनको बोलते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन, संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से हमने लिया है। तो यहां ये डेबिट और क्रेडिट को ये क्लियर करेगा कि अकाउंट्स का रूल होता है जितना डेबिट उतना क्रेडिट, हमेशा बराबर होता है। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, दोहरा लेखा प्रणाली होती है, उसका रूल है कि जितना डेबिट होगा उतनी की उतनी अमाउंट किस में होगी, क्रेडिट में होगी। एक अपन एग्जांपल से इसको समझेंगे। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है अच्छे से, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और इस इक्वेशन से आप इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको
आपको लर्न सिर्फ एक ही करना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लेकिन लायबिलिटीज अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि लायबिलिटीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल। और अगर आपको कैपिटल इंक्लूड कैलकुलेट करना है तो उसका भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो इस तरह से आप लायबिलिटी और कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकते हो, भले ही प्रैक्टिकली क्वेश्चन इसका एग्जाम के अंदर पूछा जाए। बट आपको ये एक याद रखना है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। तो इससे अपन आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लेखांकन समीकरण एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन अभी अपन करते हैं, उससे फिर क्लियर होगा कि डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है। और जब अपन जनरल एंट्री करेंगे उसमें भी देखेंगे डेबिट क्रेडिट होता है, रूल पढ़ेंगे उसमें भी आएगा डेबिट क्रेडिट। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा क्लियर करेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन पे एक छोटा सा अपन क्वेश्चन लेते हैं। लेखांकन समीकरण हमारी है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। नगद से व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। 1 लाख रुपीज मान लेता हूं मैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। एकल व्यापार के लिए यानी सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कैश, कैश इन हैंड, बैंक, कैश एट बैंक, डीटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड होती है, एसेट्स में। और लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये लायबिलिटीज में इंक्लूड होती है। और कैपिटल खुद है। तो अगर नगद से व्यापार प्रारंभ किया है और एग्जांपल मैंने माना है कि 1 लाख रुपए नगद लगा करके बिजनेस शुरू किया है, तो नगद यानी कैश। तो एसेट्स का एक पॉइंट हो गया हमारे पास कैश। कैश कितना, 1 लाख रुपीज। ये इक्वल टू किसके होना चाहिए, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल टू होना चाहिए। लायबिलिटीज यानी एल इसको मान लेता हूं और कैपिटल यानी सी। तो 1 लाख जो कैश है, नगद से व्यापार जो हमने शुरू किया है, इक्वल टू किस किस के होगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के होगा। तो लायबिलिटीज तो इसमें कुछ है नहीं, प्लस कैपिटल है, तो 1 लाख रुपीज कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। यानी कहने का मीन मेरा ये है कि एसेट्स जिसमें कैश है 1 लाख इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 1 लाख एसेट्स जो होती है उसका बैलेंस होता है डेबिट, एसेट्स ऑलवेज डेबिट, और लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो यानी एसेट्स डेबिट 1 लाख और लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों क्रेडिट 1 लाख। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। एक टर्म्स और लेते हैं इसके अंदर, एक एग्जांपल और लेते हैं इसी के साथ में। माल नगद खरीदा 20,000 रुपये। माल नगद खरीदा 20,000 रुपये, यानी आपके पास एसेट्स के अंदर गुड्स हो गया, एसेट्स के अंदर गुड्स इंक्रीज हुआ है। 20,000 का आपने गुड्स इंक्रीज किया है, ये तो फर्स्ट टर्म था हमारा। सेकंड, अगर 20,000 का अगर केस आप परचेज करोगे तो केस आपका कम हो जाएगा। 1 लाख में से माइनस हो जाएंगे 20,000, जिसको अपन ब्रैकेट में शो करेंगे, और गुड्स इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा 20,000 से। तो इधर एसेट्स के अंदर ही एक तो है माइनस और एक है प्लस, यानी इफेक्ट इसका 0 रहेगा। वापस अपन अगर इसकी नई इक्वेशन जब बनाते हैं तो नई इक्वेशन में जब जाते हैं तो 1 लाख में से कैश में से 20 माइनस हो जाएगा, तो कैश तो रिमेनिंग रह जाएगा आपका 80,000 और गुड्स आपका रहेगा 20,000 इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख। और इधर लायबिलिटीज में भी कुछ है नहीं और कैपिटल में हमारे पास वही सेम टू सेम 1 लाख, यानी 1 लाख एसेट्स और 1 लाख आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी डेबिट एसेट्स का बैलेंस 1 लाख है
और लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट भी 1 लाख है, यानी ये डेबिट और क्रेडिट कंटिन्यू इस तरह से चलता रहता है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमारा हम डेबिट और क्रेडिट को थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। तीसरा एक पॉइंट और, अगर आप सेल्स करते हैं तो आपकी कैपिटल अगर प्रॉफिट होता है, थोड़ा सा कैपिटल में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कैपिटल किस किस से इंक्रीज होगी? अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो तो कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर इनकम होता है या प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होगी। एक्सपेंसेज या लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगी। कैपिटल पर ये इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं अपन ने टर्म्स ली है। माल बेचा, मान लेते हैं कि 10,000 रुपये का माल 15,000 रुपये में बेचा। गुड्स सोल्ड ₹15,000 कॉस्ट 10,000। हमारे पास कैश इंक्रीज होगा 15,000, कैश बढ़ जाएगा हमारा 15,000 से। गुड्स जो है वो कॉस्ट है 10,000, चला जाएगा तो इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इसका इफेक्ट चेक करते हैं अपन असेट साइड का। तो इफेक्ट में कैश 15,000 और गुड्स 10,000, दोनों का डिफरेंस 5,000। 5,000 जब सेल्स करते हैं तो प्रॉफिट होता है, इनकम होती है। कॉस्ट 10 रुपये थी और 15,000 रुपये में अगर हमने सेल्स किया तो 5,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। और इधर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर जब प्रॉफिट होता है या इनकम होती है तो कैपिटल हमारी बढ़ जाती है। एडिशनल कैपिटल हो तो भी कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी, और लॉस या एक्सपेंसेस होंगे तो कैपिटल घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो 5,000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब वापस अगर हम बैलेंस चेक करते हैं तो कैश हमारे पास हो जाएगा 95,000, न्यू इक्वेशन NE न्यू इक्वेशन। और गुड्स हमारे पास हो जाएगा 10,000, क्योंकि 10,000 का कम हो जाएगा, लायबिलिटीज़ में कुछ नहीं। और ये हो जाएगा 1,05,000। अब अगर हम एसेट्स का टोटल करते हैं तो 95 और 10 1,05,000, और लायबिलिटीज़ और कैपिटल भी 1,05,000। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हमारी एसेट्स होगी उतनी ही लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होगी, और हमेशा ये इक्वल होगी, बराबर होगी, कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। तो एसेट्स का जो बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटीज कैपिटल का बैलेंस दोनों का होता है क्रेडिट होता है। तो ये आपका डेबिट और क्रेडिट है, जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट द्विपक्ष अवधारणा से लिया गया है, और डेबिट और क्रेडिट हमारे अकाउंट के रूल में चलेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट और है आपका, बेसिक टर्म्स तो आपके हो गए, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अकाउंट्स स्टार्ट करने से पहले पढ़ने होंगे। लेखांकन के आधार, बेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के आधार, बेस ऑफ अकाउंटिंग। आप जब अकाउंट्स का काम करेंगे तो आपका बेस क्या होगा, किस बेस पे आप अकाउंट का कार्य करोगे। एक बिजनेसमैन ने गुड्स सोल्ड किया, पैसे आ गए, गुड्स चला गया, ट्रांजैक्शन हो गया, इसको अपन नगद आधार बोलते हैं। यानी पैसे मिले, गुड्स चले गए, ये कैश बेसिस आपका नगद आधार है। सेम बिजनेसमैन ने गुड्स सोल्ड किया लेकिन पैसे अभी तक नहीं आए, यानी क्रेडिट सेल्स किए। इसका मतलब गुड्स तो चला गया लेकिन कैश हमारे को रिसीव नहीं हुआ, कैश मिला नहीं, तो ट्रांजैक्शन तो हो गया। ये दूसरा हमारा जो आधार है वो हमारा एक्रूल बेस, उपार्जन आधार। तो लेखांकन के दो आधार होते हैं महत्वपूर्ण, नंबर फर्स्ट रोकड़ आधार और नंबर सेकंड उपार्जन आधार। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट रोकड़ आधार, जिसको कैश बेसिस बोलते हैं, रोकड़ आधार, और दूसरा आपका उपार्जन आधार, उपार्जन आधार एक्रूल बेसिस।
कैश बेसिस, एक्रूल बेसिस, उपार्जन आधार। रोकड़ जो आधार है इसके अंदर जब नगद प्राप्त हो जाए तो ही अपन लेखा करते हैं, इसको नगद आधार या रोकड़ आधार बोलते हैं। जो एनपीओ होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथ आश्रम, ये इस रोकड़ आधार पर कार्य करते हैं सारे के सारे। दूसरा आपका एक्रूल बेसिस या उपार्जन आधार, इस पे व्यापारिक संस्थाएं काम करती है, भले कैश रिसीव हो या ना हो उसके बाद में भी वो ट्रांजैक्शन का लेखा करते हैं। यानी इसमें उपार्जन आधार पर लेखा किया जाता है। उपार्जन आधार का मतलब नगद भले ही प्राप्त हो या ना हो, अगर चालू वर्ष से संबंधित कोई लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, तो उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे। तो ये दो लेखांकन के आधार होते हैं, पहला रोकड़ आधार और दूसरा उपार्जन आधार। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लेखांकन के उपयोगकर्ता। ये टर्मिनोलॉजी में नहीं है, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी था। लेखांकन के उपयोगकर्ता, लेखांकन के उपयोगकर्ता, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। उपयोगकर्ता का मतलब जिनको उपयोग करना है, और लेखांकन का उपयोग कौन करेगा? जिनको लेखांकन से कुछ मतलब है, कुछ रिलेशन है उनका, तभी वो उपयोगकर्ता बनेंगे। तो जो लेखांकन सूचनाएं जिनको चाहिए या जिनके लिए लेखांकन सूचनाएं उपयोगी है, उनको लेखांकन का उपयोगकर्ता कहा जाता है। और लेखांकन के उपयोगकर्ताओं को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाहरी उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता यानी इंटरनल यूजर्स, और बाहरी उपयोगकर्ता यानी एक्सटर्नल यूजर्स। तो टू टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, आंतरिक उपयोगकर्ता जिनको अपन इंटरनल यूजर्स बोलते हैं, और बाहरी उपयोगकर्ता जिनको अपन एक्सटर्नल यूजर्स बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आंतरिक उपयोगकर्ता किनको बोलते हैं। आंतरिक उपयोगकर्ता का मतलब जो व्यवसाय के अंदर स्थित है, जिनको व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवसाय की लेखांकन की सूचनाएं चाहिए, वो हमारे आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं। और बाहरी उपयोगकर्ता वे होते हैं जो हमारे व्यवसाय के अंदर स्थित नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो बाहरी उपयोगकर्ता होते हैं। अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। आंतरिक जो उपयोगकर्ता होते हैं, इसके अंदर प्रबंधक और स्वामी शामिल होते हैं। मैनेजर और ऑनर इंक्लूड इन इंटरनल यूजर। तो आंतरिक उपयोगकर्ता के अंदर प्रबंधक और स्वामी दोनों शामिल होंगे। और जो बाहरी उपयोगकर्ता है, जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स है, इसके अंदर आपकी सरकार है, गवर्नमेंट, समाज है, सोसाइटी है, बैंक है, या अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं, हमारे लेनदार देनदार हैं, वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में बाहरी उपयोगकर्ता के अंतर्गत आते हैं। लेखांकन के उपयोगकर्ता के पश्चात अपन बात कर रहे हैं लेखांकन के उपक्षेत्र। लेखांकन के उपक्षेत्र, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, या लेखांकन के प्रकार कह सकते हैं इनको, कि लेखांकन के और कौन कौन से उपक्षेत्र है या सब फील्ड कौन कौन से हैं। तो लेखांकन की जो सब फील्ड है उसके अंदर वित्तीय लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, सामाजिक लेखांकन और लागत लेखांकन चारों शामिल किए जाते हैं। वापस सुना ध्यान से, वित्तीय लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, लागत लेखांकन, और चौथा ध्यान से समझना आपको, सामाजिक लेखांकन भी वित्तीय इसके अपने लेखांकन के क्षेत्र में शामिल है। कई बार इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सामाजिक लेखांकन को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। लेखांकन की प्रणालियां, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग,
यानी लेखांकन कैसे कैसे किया जा सकता है। तो लेखांकन की जो प्रणालियां हैं वो आपकी 3 प्रणालियां हैं लेखांकन की। पहली प्रणाली है उसको हम इकहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, या जिसको अपूर्ण लेखा प्रणाली, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरी लेखांकन प्रणाली आपकी दोहरा लेखा प्रणाली, जिसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। और तीसरी जो लेखा प्रणाली है वो भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली। ये 3 लेखांकन की प्रणालियां हैं। नंबर फर्स्ट, इकहरा लेखा प्रणाली, इकहरा लेखा प्रणाली। दूसरी प्रणाली है दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली। और तीसरी भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली। ये 3 लेखांकन की प्रणालियां होती हैं। इकहरा लेखा प्रणाली का मतलब जिसमें संपूर्ण रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, केवल रोकड़ पुस्तक और व्यक्तिगत खाते ही खोले जाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, जो लुकास पेसियोली ने दिया था, यानी एक लेन देन के 2 पक्ष होंगे, डेबिट और क्रेडिट। ये सिस्टमेटिक है और गवर्नमेंट में इसको मान्यता भी है। तीसरी भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली, जो विश्व की सबसे प्राचीन लेखा प्रणाली है, जिसमें हिंदी में लेखांकन कार्य किया जाता था, और वर्तमान में टेक्नोलॉजी के आने से वो प्रणाली पर्सनल में नहीं है। तो ये लेखांकन की हमने प्रणालियाँ तीनों कंप्लीट की। तो लेखांकन की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है और ये कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे टर्म्स है, ये बहुत ज़रूरी है आगे लेखांकन की अपने को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। तो आई होप कि आपको सारे के सारे लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली, लेखांकन के आधार, उपक्षेत्र, लेखांकन की प्रणालियाँ समझ आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स।